जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एचएसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स जैसे ग्राम सीयू, हरियाणा पुलिस और पटवारी आदि के एग्जाम्स के लिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी का एक निचोड़ लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में। आखिर संविधान होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक लीगल यानी कि कानून सम्मत एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि उस कंट्री के जितने भी मेंस ऑर्गन्स है उनकी क्या क्या पावर्स होंगी और उनकी कहाँ कहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी और कौन कौन से क्षेत्राधिकार होंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें उस कंट्री के बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम, उसके मेन ऑर्गन्स की पावर और उनके साथ साथ उसके मेन ऑर्गन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिडिक्शन का पता लग सकता है। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1934 में सबसे पहले वर्बल मांग उठाई एम.एन. रॉय ने। उसके नेक्स्ट ईयर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक डिमांड उठाई, जिसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए एक मांग उठाई। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वार 2 के मध्य में अगस्त 1940 के ऑफर में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 1942 में वर्ल्ड वार 2 के बीच में ही क्रिप्स मिशन इंडिया आता है और फाइनली नवंबर 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बनाने की प्रोग्रेस को स्टार्ट किया जाता है। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहली मीटिंग होती है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को 389 मेंबर्स के साथ हुई। इस मीटिंग में सबसे ओल्डेस्ट और एज में सबसे बड़े होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को इस पहली मीटिंग का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। इस मीटिंग के 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग होती है। उस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग में सर बी.एन. राव को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर बनाया जाता है। इसके बाद बी.एन. राव यूनाइटेड नेशन की जुडिशरी ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी रहते हैं। आपके एचएसएससी के एग्जाम में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जिसके बेस पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आधारित है और इससे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यानी कि 2 महीने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया और उसी दिन को हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से भी मनाते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई और उनके अलग अलग चेयरमैन बनाए गए, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिन्होंने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया, उसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर को मिलाकर कुल 7 मेंबर्स थे। उसके बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ यूनियन पावर्स की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रांतीय संविधान और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज की कमेटीज का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट सर राजेंद्र प्रसाद को कमेटी फॉर स्टेट नेगोशिएशंस रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया वो के.एम. मुंशी जी को बनाया गया।
इन्हीं कमेटीज ने अपने अलग अलग एजेंडों के बेसिस पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर यानी कि मुख्य बातों के बारे में, तो इनमें जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसमें हमें सेंटर, स्टेट और पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है वह है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, इसके साथ साथ इसके 22 पार्ट्स, हमारे 22 पार्ट्स में जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और उसके साथ ही साथ 8 शेड्यूल्स भी थे। वहीं इससे पहले सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए का था, जिसमें ओरिजिनली सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 में 3 टाइप की इमरजेंसी, जिसमें नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के भी प्रावधान किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 टू लेके आर्टिकल 32 तक कवर करता है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। सबसे पहले में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन आज के समय में 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इनमें से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो आर्टिकल 51A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उसके बाद 86th अमेंडमेंट के साथ एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। आज के समय में बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके साथ ही साथ स्टेट को एम्पावर करने के लिए हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिए गए हैं। उसके साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रखा गया है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। उसके साथ ही साथ हमारे संविधान में एक पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता और हमारी न्यायपालिका की सुपरमेसी का भी एक मिलान देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड यानी कि सख्त है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी माना जाता है। तो इसलिए हमारा संविधान सख्त और फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक बेजोड़ उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से हमने डिफरेंट प्रोविजंस को लिया है, और इसमें सबसे मुख्यतः अगर बात की जाए, इसमें सबसे ज्यादा सोर्स जो हमने लिए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, जिसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक या मेन सोर्स माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने गवर्नर का ऑफिस, हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आते हैं, उसके बाद इमरजेंसी के प्रावधान और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली है। इसके बाद हमने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का प्रावधान लिया है, और साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यूके गवर्नमेंट से लिए है। उसके बाद अगर बात करें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं जो हमारे पार्ट 3 को कवर करते हैं। उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को और वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से निकाल दिए जाने का प्रावधान भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद अगर बात करें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स की, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर्स एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिया है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो हमने प्रोविजन है फेडरेशन के साथ साथ, वो भी हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इन एग्जाम से बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के बारे में, तो इससे हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
या कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और साथ ही साथ हमारी पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सीटिंग या जॉइंट मीटिंग जो हम बिठाते हैं, जॉइंट सेशन जो हम करवाते हैं, उसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स लिया है जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। जैसा आप सभी को पता है, हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू लेके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को विदाउट इमरजेंसी कोई भी किसी आदमी से छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी लगती है जिसमें स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो उस समय में पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट के असेंट के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। यह प्रावधान हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यह याद रखने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें उस समय में यूएसएसआर यानी कि आज के समय में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के बारे में, तो रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान लिया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस जो 3 वर्ग यानी कि जस्टिस का जो एजेंडा हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, उसका सोर्स भी हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक कंट्री का सोर्स और उसके साथ ही साथ हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए 3 वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो सोर्स है वो भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ सोर्स लिया है और इसमें मुख्यतः हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, समय समय पर जरूरत के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं और उसके बाद हमारे राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, उसका भी सोर्स हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लास्ट में अगर बात करें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जापान से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो प्रोविजन है वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में, तो आता है हमारा पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में क्लियरली कहा गया है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का या कंट्री का एक पार्लियामेंट होगा और यह जो हमारा पार्लियामेंट होगा यह इंडिया के प्रेसिडेंट, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा को मिलाकर बनेगा। यह जो पॉइंट है यह आप नोट कर लीजिए। जो इंडिया का पार्लियामेंट है वह राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट को मिलाकर बनता है और उसके बाद हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट होगा या संसद होगा वह अलग अलग कानून या विधेयक बनाएगा और साथ ही साथ हमारी जो कार्यपालिका है यानी कि हमारा सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर जो फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा वह सिर्फ पार्लियामेंट का होगा और ऑल अराउंड द कंट्री किसी भी टाइप के टैक्स को बढ़ाने के लिए इट में भी डायरेक्ट और इट में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके लिए पार्लियामेंट की सिर्फ सोल अथॉरिटी होगी। पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना कभी भी टैक्सेस को रेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली आप सभी को पता है प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में यूनियन गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया है जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक कवर करता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा जो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होगा। उसके नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि हमारे यूनियन की या फिर हमारे कंट्री की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट में निहित होगी। उसके नेक्स्ट आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है। जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होता है। उसके बाद आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57 में प्रेसिडेंट के टेन्योर और उसके री इलेक्शन के बारे में बात की जाती है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल बताया गया है और साथ ही साथ कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार ही कंटिन्यू री इलेक्ट हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस का जिक्र किया गया है जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। और आर्टिकल 60 में ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं
और आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट पर महाभियोग के प्रोसीजर्स की बात की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस के लिए वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 ईयर्स के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना। उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन के लिए मेंबर किसी भी अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट में भी लोकसभा और राज्यसभा, और इट में भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, इनमें से किसी का भी कोई मेंबर नहीं होना चाहिए तभी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी पावर्स दी गई है, जिनका हम एक एक करके जिक्र करेंगे। और इन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स में से आपसे बेसिकली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जितनी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन सभी के अपॉइंटमेंट करता है। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 75 के बारे में, तो आर्टिकल 75 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इलेक्टेड पोस्ट है, वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक अपॉइंटेड पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस के बाद मिनिस्टर ऑफ यूनियंस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। साथ ही साथ इंडिया के फर्स्ट लीगल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। उसके बाद आर्टिकल 148 के तहत कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हर स्टेट के गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, साथ ही साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अदर्स मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन के मेंबर और कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर्स होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट भी इंडियन मिलिट्री को यानी कि मिलिट्री पावर्स को रेगुलेट कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वह एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट में भी अपर हाउस राज्यसभा और इट में भी लोअर हाउस लोकसभा, इनमें से दोनों हाउसेज को प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नॉन परमानेंट हाउस लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यह पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक नॉन परमानेंट हाउस है। उसके बाद अगर बात की जाए बिलों के बारे में, तो हर एक बिल कोई भी एक्ट बनने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है। अगर किसी बिल पर हमारा प्रेसिडेंट सहमति नहीं देगा तब तक वह बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर बात करें बिल्स के बारे में, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 4 बिल्स होते हैं। इसमें सबसे मुख्यतः ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद अमेंडमेंट बिल, उसके बाद मनी बिल। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मनी बिल्स होते हैं उनको बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कि मनी बिल्स पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिलेगी, उसके बाद लोकसभा में पेश किए जाएंगे। लेकिन दूसरे बिल्स पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति के लिए जाएंगे। जब पार्लियामेंट सेशंस में नहीं होगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और किसी भी चीज को लागू करवा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 72 के हिसाब से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है वह किसी भी पनिशमेंट में पर्टिकुलर को पार्डन यानी कि माफ कर सकता है, कम्यूटेशन यानी कि उसी सजा को थोड़ा हल्का कर सकता है, और रिप्रीव यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सेंटेंस टू डेथ के बारे में, तो सेंटेंस टू डेथ में सोल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सलाह करके किसी डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और उसके बाद आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 2 हाउसेज के बारे में, जिसमें मुख्यतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा को
लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, वही राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा यानी कि परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा की बेसिकली टर्म या टेन्यूर होता है वो 5 साल का होता है अगर इसको डिसॉल्व ना किया जाए, और राज्यसभा का जो टेन्यूर है वो बेसिकली 6 साल का होता है, और राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं बाय रोटेशन डिफरेंट स्टेट से, जैसे जैसे वैकेंसीज वेकेट होती है। बेसिकली अगर बात की जाए कंपोजिशन या स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा के बारे में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 530 मेंबर स्टेट से, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी और 2 एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन आज के समय में लोकसभा में सिर्फ 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 530 मेंबर स्टेट से हैं, उसके बाद 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी और 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है, 233 मेंबर्स स्टेट्स के। अगर बात की जाए लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो कोई भी 25 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और किसी भी प्रॉफिट का ऑफिस उसको हेल्ड नहीं होना चाहिए और इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन वही राज्यसभा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 30 ईयर को क्रॉस कर चुका है तो वह राज्यसभा के लिए एलिजिबल है, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, वह एक इंडियन होना चाहिए, कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट हेल्ड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम होना चाहिए। वही बात करें लोकसभा के बारे में, तो यह है एक स्पीकर के द्वारा प्रेसिडेंट की जाती है, और आज के समय में लोकसभा के 17 स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो आज के समय में हमारे वेंकैया नायडू जी है। और वेंकैया नायडू इंडिया के 12th वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। वहीं अगर बात करें लोकसभा की इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और अगर बात करें हरियाणा के हिसाब से, तो हरियाणा में आज के समय में 10 लोकसभा की सीटें हैं। और वहीं अगर बात करें राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में, तो राज्यसभा के मेंबर्स वो जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट राज्यसभा में भेजे जाते हैं। और आज के समय में अगर बात करें हरियाणा के बारे में, तो आज के समय में हरियाणा की राज्यसभा में 5 सीटें। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है, उसी के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और उसके बाद इसके नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 64 में क्लियरली कहा गया है कि हमारा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है वह राज्यसभा के चेयरमैन के लिए दी जाती है, न कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है वह वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के लिए दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट को जिस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है उसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि 545 प्लस में 245 ये सभी मेंबर्स चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। और इन्हीं वोटिंग के बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर ऑफ सर्विस 5 साल होता है, लेकिन जब तक उनका कोई सक्सेसर उनके ऑफिस में एंटर नहीं करता या ऑफिस टेक ओवर नहीं करता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली जो बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव भी किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाएगा
अगर इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में मेजोरिटी से पास किया जाता है और लोकसभा इस पर अपनी सहमति देती है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इजिली रिमूव किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी कारण से प्रेजेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के पार्ट 1 में क्लियरली कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और वहीं अदर मिनिस्टर जो हमारे यूनियन के मिनिस्टर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस के साथ अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन सभी एक अपॉइंटेड पोस्ट है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वहीं अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी यानी कि जो भी पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आती है तो उनके एक लीडर होते हैं और उनको मेजोरिटी पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इसका मुख्य कार्य होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड और एडवाइस प्रोवाइड करना ताकि वो अपने फंक्शंस को इजीली कैरी आउट कर सके। उसके साथ ही साथ अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइन कर देता है या फिर वो उनकी डेथ हो जाती है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की यह ड्यूटी है कि वह हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और उनको सभी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट पेश करना प्राइम मिनिस्टर्स की एक ड्यूटी है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। जिस तरह सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इसी तरह किसी भी स्टेट में एक गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में जो कि स्टेट गवर्नमेंट को कवर करता है, उसके आर्टिकल 153 में क्लियरली कहा गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि इंडिया के हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी एक सेम पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाए। उसके साथ ही साथ जैसे आर्टिकल 53 में कहा गया था कि सेंटर की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में होगी, इसी तरह आर्टिकल 154 में कहा गया कि स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वो गवर्नर में निहित होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, गवर्नर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वह प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ही अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं। बेसिकली गवर्नर ऑफ स्टेट का नॉर्मल टेन्योर 5 साल होता है और गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए कोई भी व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पास कोई ऑफिस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के समय में हरियाणा के गवर्नर कौन है और वह कितने नंबर के गवर्नर है। जैसे हमने प्रेसिडेंट्स की पावर का जिक्र किया, ऐसे अगर हम बात करें पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में, तो किसी भी स्टेट का गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट के एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नर ऑफ स्टेट के पास पावर होती है कि वह स्टेट लेजिस्लेचर में एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है और साथ ही साथ किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसी भी अलग अलग फील्ड जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विसेज में या तो स्पेशल नॉलेज होती है या उन्हें उन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेंटर में ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जब किसी सेशंस में नहीं होगी तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस लाकर किसी भी चीज को पास कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास किसी भी पनिशमेंट को पार्डन करने, रिप्रीव करने या रिमिशन करने के भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन डेथ के सेंटेंस में सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सोल अथॉरिटी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह सहमति करके डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं। वही जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को अगर लगेगा कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार नहीं चल रही है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट पेश करेगा और प्रेसिडेंट रूल के लिए रिक्वेस्ट करेगा। यानी कि आर्टिकल 356 जिसमें स्टेट इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, वह गवर्नर ऑफ स्टेट की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी स्टेट में लगाई जा सकती है। और इसका एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र में देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जुडिशरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक जो जिक्र किया गया है वो किया गया है हमारे कोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ कोर्ट की स्वतंत्रता, उसके जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार, उसकी पावर्स और प्रावधान के बारे में। बेसिकली अगर बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 28 जनवरी 1950 यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के 2 दिन के बाद ही 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया। उसके 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना काम स्टार्ट किया। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर्स जजेस होते थे, यानी कि टोटल 8 जजेस होते थे। लेकिन आज के समय में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस है। तो आज के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सर अरविंद बोबड़े है, वो इंडिया के 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वहीं अगर बात की जाए जजेस और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सर्व सहमति के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के दूसरे जजेज की भी सहमति लेनी चाहिए, तो वह प्रेसिडेंट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपॉइंट कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए टेन्योर ऑफ सर्विस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेज का टेन्योर का कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया है। 65 ईयर्स की एज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी ड्यूटी कर सकता है और इसके लिए कोई भी मिनिमम एज का भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिटन एप्लीकेशन लिखकर रिजाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज को रिमूव किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें स्टेट के जुडिशरी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हाई कोर्ट्स के बारे में, आर्टिकल 214 में क्लियरली कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट होगा, यानी कि जुडिशरी को जो रेगुलेट करेगा स्टेट में वो हाई कोर्ट्स करेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे किसी भी एक या एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर सकता है। आज के समय में इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लेटेस्ट हाई कोर्ट जो प्रीवियस ईयर 2019 में बने हैं उनके नाम हमें। उसके बाद आर्टिकल 216 में क्लियरली बताया गया है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स और अदर जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है यह है कि किसी भी हाई कोर्ट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज की जो संख्या है उसको फिक्स नहीं किया गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 1+33 है। इसी तरह किसी भी हाई कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज की संख्या को फिक्स नहीं किया गया है। उसके बाद अगर बात करें अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के बारे में, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर की सहमति के बाद अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट के दूसरे जजेज के बारे में, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए सीजेआई गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ साथ उस कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी सहमति ली जाएगी। उसके बाद ही हाई कोर्ट के दूसरे जजेज को नियुक्त किया जाएगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए कोई टेन्योर ऑफ सर्विस नहीं है, इसी तरह हाई कोर्ट के जजेज के लिए टेन्योर ऑफ सर्विस नहीं है। वो 62 ईयर्स की एज तक अपनी सर्विस का निर्वहन कर सकते हैं और हाई कोर्ट के जजेज के लिए भी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हमने आपके लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियरली कवर किया है और आशा करता हूँ इसमें से आप अपने एग्जाम में इजीली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।